गैस चैम्बर बनी दिल्ली, तमाम पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार, कई जगह 500 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में स्मॉग का जहर घुला। पिछले एक हफ्ते में जागरूकता के बावजूद प्रदूषण ने दिल्ली की ही हवा जहरीली कर दी। पोल्यूशन है वो सबके लिए खतरनाक है। ऐसे में सरकार को और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है उनको भी लगातार जो है कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समन्वय नहीं होगा तो ऐसी स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रदूषण से और भी बुरा हाल। नोएडा में प्रदूषण का आंकड़ा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण और धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी घटी। गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत पूरे NCR में जहरीली हवा के चलते अंधेरा छाया, सांस लेना दूभर हुआ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। आज के प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रैप 4 भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण ने लगाई हेल्थ इमरजेंसी। दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। 5वीं तक के सभी स्कूल 2 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ही ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली NCR में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम, पत्थर तोड़ने जैसे कामों पर पाबंदी लगाई गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू। हम उन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाएंगे जहां लगातार 5 दिनों तक AQI 400 अंक से ऊपर रहेगा। दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन ट्रैफिक सिस्टम लाया जा सकता है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान पिछले हफ्ते शुरू किया गया था। राजस्थान में एक बार फिर ईडी ने दस्तक दी। PHET घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। राजस्थान में करीब 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी। IAS सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। जल जीवन मिशन के घोटाले के आरोप में ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। एडिशनल चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल की आवाज पर भी टीम कर रही सर्च। अफसरों के कई दूसरे ठिकानों पर भी चल रहा सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले यहां पर भी ईडी की रेड देखने को मिल रही है। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। ड्राइवर के घर के कमोड, दीवान और अलग अलग सामानों में कैश छिपाया गया था। कैश गिनने और रिकवरी करने में ईडी की टीम को 6 घंटे लग गए। ईडी को आशंका है कि कैश ऑनलाइन सट्टा ऐप है जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था और इस छापेमारी के बाद ईडी ने ड्राइवर के घर को सील कर दिया है। ईडी की छापेमारी पर बोले दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद। कहा, इस देश में सच बोलना पाप है। ईडी को ऊपर से मिलता है आदेश, गरीबों के लिए राजनीति करना पाप है। राजकुमार आनंद ने कहा, छापेमारी तो लोगों को परेशान करने का एक बहाना है। तलाशी के दौरान ईडी को कुछ नहीं मिला। लोगों के लिए काम करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। रही रेट तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। छापेमारी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जब जब बीजेपी फंसती दिखती है तब तब ईडी को आगे कर देती है। ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया था आज। ये दिल्ली का काम है ईडी का। जब जब बीजेपी फंसती है तब तब ईडी को आगे करती है। राजस्थान के बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ईडी की छापेमारी सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं पर हो रही, जिससे ईडी की विश्वसनीयता कम हो रही है। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकार ने गिराओ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार ने अपना कोई काम नहीं किया और कोई वादा पूरा नहीं किया। देश के युवाओं, गरीबों को सिर्फ ठगने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अडानी के खिलाफ कब तक लेंगे एक्शन। तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अडानी खिलाफ कब कार्रवाई करोगे ये तो बता दो। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर बोला हमला। कहा, पीएम ने हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन खाते में 15 पैसे भी नहीं आए। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक।
राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पर बोले अर्जुन राम मेघवाल। कहा करीब 18 टिकटें अभी और बाकी हैं, जल्द ही उनके नामों की घोषणा भी हो जाएगी। कांग्रेस छोड़कर राजकुमार किराडू बीजेपी में शामिल हुए। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा किराडू के आने से बीजेपी और मजबूत होगी। दिल्ली बीजेपी में शामिल होने के बाद रामनिवास मीणा ने कहा चुनाव के मामले में मेरा मानना है कि पार्टी तय करेगी कि वो मेरा कैसे उपयोग करना चाहती है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार में इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परियोजना को इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की हिस्सा बनाया है। इंदौर में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने महुआ मोइत्रा पर बोला हमला। कहा कमेटी के साथ जो भी बातचीत होती है उसे बाहर नहीं बताया जाता। विपक्ष ने ड्रामेबाजी लोगों को भ्रमित करने के लिए की। तो मतलब जो उन्होंने बाहर आके बोल रहे हैं, मुझे तो जितना नॉलेज है इसमें लगता है कि कोई भी कमेटी का जो बात होता है ये हमारा बात कभी भी बाहर नहीं होते हैं। कमेटी का बात कमेटी पे रहता है। लेकिन ये जो ड्रामाबाजी ये विरोधी पक्ष ने किया है, क्योंकि इससे बचने के लिए किया है। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा कांग्रेस की 15 महीने की सरकार कट, कमीशन और करप्शन की सरकार है जिसे जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है। 15 महीनों की सरकार में जब इनकी सरकार आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था इन्होंने मंच से कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा बीजेपी ने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। भोपाल और इंदौर को तेजी से बन रहे आईटी हब की तरफ बढ़ाया। का जो काम है उस काम की बिना पर जनता का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के चुनाव के अजब गजब रंग। चुनावी प्रचार के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने खिलाड़ियों के साथ खेली कबड्डी। उमंग सिंघार ने चुनावी दंगल खेलकर विरोधी प्रत्याशी को चुनौती दी। कहा खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलकर मैंने चुनावी दंगल का ऐलान किया है। गंधवानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उमंग सिंघार। उन्होंने कहा कबड्डी के खेल में जैसे खिलाड़ी अपनी सूझबूझ से खेल को जीतता है, वैसे मैं भी इस चुनावी दंगल में सूझबूझ के साथ जीतूंगा। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 6 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपियों के कब्जे से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए। पुलिस के कब्जे में 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमुही सांप और 1 रेड स्नेक है। इन सांपों और जहर का इस्तेमाल पार्टी में नशे के लिए किया जाता था। इटली दौरे पर इजराइल हमास की जंग को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आतंकवाद का एक बड़ा कृत्य है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा फिलिस्तीनी लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। इटली ऐतिहासिक रूप से यूरोप के साथ हमारे सबसे पुराने संबंधों में से एक है। एस जयशंकर ने कहा इटली ने समग्र रूप से यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। 9 दिन से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अनशन। शिंदे सरकार के आश्वासन के बाद जूस पीकर मनोज जरांगे ने तोड़ा अपना अनशन। शिंदे सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों के हाथ से मनोज जरांगे ने जूस पिया। मनोज जरांगे ने सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए 24 दिसंबर तक का वक्त दिया। मनोज जरांगे ने कहा सरकार मराठाओं को आरक्षण देने को तैयार। सरकार कुनबी मराठाओं को सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं पूरे राज्य में मराठाओं को आरक्षण मिले। मनोज जरांगे ने एक बार फिर सरकार को चेताया, मांगे नहीं मानी गई तो उग्र होगा अनशन और प्रदर्शन। सीएम शिंदे ने मनोज जरांगे का आभार जताया। कहा सरकार आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार न्याय करने वाली सरकार है और आम आदमी की सरकार है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। पहाड़ियों पर बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर सी बिछी दिखा खूबसूरत नजारा। सोनमर्ग में बर्फबारी देख सैलानियों के चेहरे के लिए पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। भारी बर्फबारी से लुढ़का पारा, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गाजा में इजरायली हमले में एक और पत्रकार की मौत। खान यूनिस इलाके में पत्रकार अबू हत्तब और उनके परिवार के 11 लोगों की मौत।
भूटान नरेश वांगचुक की आज से 8 दिवसीय भारत यात्रा। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों के आसार, द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर बातचीत। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को आम चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी और चुनाव आयोग के बीच बनी रजामंदी। वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। श्रीलंका के खिलाफ शमी ने झटके 5 विकेट। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 357 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 92 और विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। श्रीलंका पर मिली रिकॉर्ड जीत का क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। मुंबई से मुरादाबाद तक क्रिकेट प्रेमियों ने लहराया तिरंगा। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड का मैच। टूर्नामेंट का 33वां मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। झारखंड के रांची में महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत का विजयी अभियान जारी है। गुरुवार को भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-0 से हराया। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। 21 स्वर्ण सहित जीते 55 पदक। 6 खिलाड़ियों ने किया पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। जीएसटी कलेक्शन के लिए गुड न्यूज। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ पर पहुंचा। यूपीआई ने बनाया जबरदस्त रिकॉर्ड। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए हुए 1000 करोड़ के पार ट्रांजैक्शंस। कुल 17,16,000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन।